तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। सोशल मीडिया जितनी अच्छी चीज़ है उसका कई बार इस्तेमाल, फिर गलत सोहबत, गलत तरीके से फंसना कई घरों को उजाड़ देता है। आज की कहानी 13 साल पुरानी है। तब सोशल मीडिया शायद आज के दौर के मुकाबले इतना हावी नहीं था, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने इस टूल को समझ लिया, जो इसमें घुस गए, उन्होंने इसका खूब इस्तेमाल भी किया। कहानी पटना के एक लड़के की है। नाम तुषार मेहता, उम्र करीब 21 साल। अच्छे परिवार से। तुषार के पिता पटना में एक कॉन्ट्रैक्टर, ठीक ठाक पैसे। लेकिन तुषार पढ़ाई लिखाई में तेज लड़का। इंजीनियर बनना उसका ख्वाब था और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तैयारी की और आखिरकार बेंगलुरु के श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उसे एडमिशन मिल गया। अब यहाँ से पास करते वो इंजीनियर बनता, घर वालों का सपना पूरा होता। लेकिन तभी एक तारीख आती है 16 जनवरी 2011। 16 जनवरी 2011 को बेंगलुरु से बहुत दूर तुषार के जो फादर थे, प्रमोद मेहता, वो अपने घर पर थे। तभी उनके पास एक फ़ोन आया उनके मोबाइल पर। फ़ोन करने वाले ने कहा कि आपका बेटा तुषार किडनैप हो चुका है और हमारे पास है। अगर आप उसको सही सलामत वापस चाहते हैं तो 10 लाख रुपए रैंसम आप लेकर बेंगलुरु पहुंच जाइए, और अगर आपने पुलिस को खबर की तो फिर तुषार को मार देंगे। क्योंकि फ़ोन पे इस तरह की धमकी थी, माँ बाप परेशान, घबरा गए। उन्होंने अपने परिवार के क्लोज जो लोग थे उनके साथ डिस्कस किया और उसी दिन 16 जनवरी को ही प्रमोद मेहता पैसों का इंतज़ाम कर पटना से फ्लाइट पकड़कर बेंगलुरु पहुंच जाते हैं। बेंगलुरु पहुंचने के बाद वो सबसे पहले तुषार का एक दोस्त जो उसके साथ रहा करता था, आयुष्मान लाल, पहले से ही जानते थे, दोनों ने इंजीनियरिंग की कोचिंग भी साथ की थी। जाकर प्रमोद मेहता उससे मिलते हैं और पूछते हैं कि तुषार कहाँ है। तो आयुष्मान बताता है कि तुषार को आखिरी बार उसने 14 जनवरी को देखा था। रैंसम कॉल 16 जनवरी को आया था। तो उसने बताया कि 14 जनवरी को वो एक मॉल में गया था। वहाँ 2 बहनें थीं, 2 लड़कियाँ 19-20 साल की। तो उन्हीं के साथ वो बैठा था, मैं भी उसी के साथ था। उसके बाद अचानक तुषार ने मुझसे कहा कि तुम रूम पर वापस चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और उसके बाद वो नहीं आया। फिर जब रात हो गई तो मैंने उसे कॉल किया, मोबाइल स्विच ऑफ। अगले दिन सुबह भी कॉल किया, मोबाइल स्विच ऑफ। तो मुझे परेशानी हुई, फिर लगा कि शायद लौट आएगा, और इसीलिए मैंने आप लोगों को, घर वालों को फ़ोन भी नहीं किया कि आप परेशान ना हो जाएं। लेकिन वो लौटा नहीं और 2 दिन बाद 16 जनवरी को आखिरकार तुषार के फादर के मोबाइल पर कॉल आ गया। अब जब ये बात सुनी और उन्हें पता चला कि 2 लड़कियां थीं, तो फिर टेंशन भी हुई, ये भी हुआ कि पैसे दे दें, बच्चा मिले कि नहीं मिले, और पुलिस को बताऊं तो कहीं वो बच्चे को मार ना दें। ये सारी कश्मकश जहन में चल रही है। फिर उन्होंने सोचा क्या करूं, घर वालों से सलाह मशवरा किया और आखिरकार उन्होंने कहा कि चूँकि प्रमोद मेहता को कोई जानता नहीं था, बेंगलुरु, वो पटना के रहने वाले, बेंगलुरु पहुँचे थे, तो उन्होंने फिर तय किया कि सही रास्ता कानून का रास्ता है और वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाएंगे। जिस इलाके में तुषार रहा करता था, बेंगलुरु के, इत्तेफाक से उसी इलाके का पुलिस स्टेशन नया नया बना था। उससे पहले वो पुलिस स्टेशन वहाँ नहीं था, दूर हुआ करता था। तो नया पुलिस स्टेशन बना, तमाम नए पुलिस वालों की भर्ती हुई, तमाम नया थाना इंचार्ज आया। उन सब के लिए भी नई चीज़ कि नए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ है कुछ दिन पहले ही। अभी वो पूरी तरह से सेटल भी नहीं हुए हैं। अभी जो टीम दी गई है पुलिस वालों को, उसकी जान पहचान भी नहीं है आपस में एक दूसरे से, पर अब टीम की तरह मिलकर काम करना है। और इन कुछ दिनों के अंदर कोई ऐसा केस भी नहीं आया, तो अभी तो वो अपने आप को सब सेटल कर रहे थे पुलिस स्टेशन में। और तभी 16 जनवरी की रात को ही उनके डीसीपी का उस थाने के इंस्पेक्टर के पास, इंचार्ज के पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि 1-2 लोग आपके पास आ रहे हैं, एक किडनैपिंग का केस है और इसे किसी भी कीमत पर सॉल्व करना है। थोड़ी देर के बाद प्रमोद मेहता अपने 1-2 रिश्तेदारों के साथ पुलिस स्टेशन में दाखिल होते हैं
वहाँ नया नया पुलिस इंचार्ज, इंस्पेक्टर, वो सारे लोग। अब उन्हें भी लगा कि यार अभी तो हम एक दूसरे को जानते नहीं, काम कैसे करना है, ये सब शुरुआत करनी है, इलाके को समझना है। और पहले ही किडनैपिंग केस, लेकिन फिर ये लगा कि चलो किडनैपिंग केस से सॉल्व करेंगे तो कम से कम ये होगा कि इस थाने का नाम भी होगा। तो उन्होंने कहा हम पूरी ताकत लगा देंगे। अब उन्होंने पूछताछ की तो प्रमोद मेहता ने बताया कि एक नंबर है जिससे कॉल आया था, 10 लाख रुपए रैंसम मांगे। हमारा बेटा जो है श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और उसका एक दोस्त है, दोस्त को वो लेकर साथ गए थे। पुलिस ने जब सारी चीज़ें पूछताछ की तो पता चला 14 फरवरी को गायब। उसके बाद जिस नंबर से कॉल आया था, पुलिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, पुलिस ने उस मोबाइल पे कॉल किया, मोबाइल स्विच ऑफ। आखिरी बार जो नंबर का लोकेशन दिखा वो दिखा वही मॉल का, जहाँ पर आयुष्मान लाल के मुताबिक दोनों लड़कियों के साथ वो दिखा गया था। अच्छा, कॉल जो है वो खुद तुषार के ही मोबाइल से किया गया था, तो लोकेशन पता चल गया। इसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ, और पुलिस इंतजार कर रही है क्योंकि अब उनके पास एक ही रास्ता था उस किडनैपर तक पहुंचने का कि उसका दोबारा कॉल आए कि कब कहाँ बुलाना है। पैसे के लिए तो बोल दिया, बाद में ये भी कहा था कि हम जहाँ आपको कहेंगे आप पहुंच जाना, और पैसों का इंतजाम करने के लिए आपको 1-2 दिन का टाइम भी दिया था। तो अब पुलिस की टीम लगातार, एक टीम अलग अलग तफ्तीश कर रही है, एक टीम फ़ोन बजने का इंतज़ार कर रही है तुषार के बाप यानी कि प्रमोद मेहता का। पूरा दिन बीत गया, 17 जनवरी, फ़ोन नहीं आया। पुलिस वाले परेशान भी कि पता नहीं क्या हो, लेकिन इत्तेफाक से नेक्स्ट डे 18 जनवरी को कॉल आया। कॉल तुषार के ही मोबाइल से था। फ़ोन करने वाले ने कहा कि आप सिटी के रेलवे स्टेशन पर पैसे लेकर पहुंच जाइए और वहां हम आपको खुद ही देख लेंगे। उसने ये भी बताया कि आपके हाथ में एक ब्रीफ केस होना चाहिए, उस ब्रीफ केस में पैसा होना चाहिए, ब्रीफ केस इस कलर का होना चाहिए ताकि वो आपकी निशानी हो। अब ये बात पुलिस भी सुन रही थी। पिता घबरा भी रहे थे कि कहीं पुलिस को देखकर उनके बच्चे को कुछ कर ना दे। पुलिस वालों ने हौसला दिया, कहा आप बेफिक्र रहें, हमें कोई पहचानेगा भी नहीं, कोई भी पुलिस वाला वहाँ वर्दी में नहीं होगा, सब सादी वर्दी में, अलग अलग, कोई मुसाफिर के भेस में, कोई दुकानदार के भेस में इधर उधर बिखरा होगा। सारी प्लानिंग हो गई। कहा गया कि स्टेशन आना है, लेकिन उस वक्त टाइम नहीं बताया गया। अब ये तो है कि आज ही स्टेशन पहुंचना है, यानी कि 18 जनवरी 2011, पर वक्त के लिए दोबारा कॉल आएगा। अब पुलिस फिर इंतज़ार कर रही है और आखिरकार, लेकिन ये स्टेशन जब पता चला तो पुलिस ने अपने लोगों को सादी वर्दी में वहाँ अलग अलग स्पॉट पर बिठा दिया, और इस तरीके से कि डाउट ना हो। यहाँ तक कि इस बात का भी ख्याल रखा गया कि कोई पुलिस वाला पुलिस के जूता तक ना पहने, वर्दी तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कई लोग जूतों से पहचान लेते हैं, ये बड़ी माइनर डिटेल होती है। तो बाल अगर उस तरीके से हैं तो आप टोपी पहना दीजिए, धोती पहना कर, इस तरीके से लोकल बिल्कुल लगें कि हाँ आम लोग हैं। हुलिया भी थोड़ा सा वैसा बना दिया। थोड़ी देर के बाद फिर घंटी बजी और कहा गया शाम के इतने बजे रेलवे स्टेशन पर मिलिए। जगह का वो भी बताया गया किस तरफ मिलना है। अब पुलिस वालों ने जो बैग में 10 लाख रुपए लेकर आए थे प्रमोद गुप्ता, उस बैग के अंदर से बाकी के सारे नोट निकाले और कुछ असली नोट ऊपर में रखे, बाकी नीचे अखबारों का बंडल और बाकी सब सजा कर रख दिया, और ऊपर के पूरे लेयर में रियल नोट, ताकि वो कहीं खोल कर देखे और फिर भाग न जाए। तय वक्त पर प्रमोद गुप्ता स्टेशन पर पहुंचते हैं। पुलिस की टीम चारों तरफ उन्हीं को देख रही है। अचानक एक शख्स पतला दुबला सा मौके पर आता है, धीरे से कुछ कान में कहता है और बैग हाथ में लेता है। बैग हाथ में लेने के बाद अभी वो बैग को खोलने ही जा रहा था कि तब तक इर्द गिर्द मौजूद सादी वर्दी में पुलिस वाले उसे दबोच लेते हैं। अब उसे दबोचने के बाद पुलिस वाले उसे अपने साथ लेते हैं और सीधे पूछते हैं तुषार कहाँ है। पहले तो वो सकपका गया था, पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर वो बताने की बजाय कि तुषार कहाँ है, उन्हें रेलवे स्टेशन के पास ही एक लॉज था, उस लॉज में ले जाता है। जब उस लॉज में ले जाता है तो वहाँ एक और शख्स पहले से बैठा हुआ था और वो इंतज़ार कर रहा था कि उसका साथी बैग में नोट लेकर आएगा। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, उसके साथी के साथ जब उसने अननोन लोगों को देखा तो वो घबराया, लेकिन इससे पहले कि कुछ करता पुलिस ने उसे दबोच लिया।
उस दूसरे शख्स का नाम वारिस था। अब पुलिस, जिसके नए नए पुलिस स्टेशन क्या अभी की शुरुआत हुई है, पूरी टीम बहुत खुश कि इतने कम वक्त में हम किडनैपर तक पहुंच गए, केस सॉल्व, अब तुषार हाथ आ जाएगा। इसके बाद उन्होंने उससे पूछताछ शुरू की तो उन्होंने कहा कि पहले, अब पुलिस को उसने उलझाना शुरू किया। 18 जनवरी की बात है कि हमने उसे पहले मारा पीटा था, फिर उसने नहीं दिया पैसे तो हमने उसे छोड़ दिया, कभी हमने वहाँ छोड़ा, कभी हमने एक जगह कमरे में उसको बंद कर दिया, अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग बयान। तो फिर एक दिन की वो उस कमरे से भाग गया। पुलिस वालों को लग गया कि ये लोग घाघ हैं, पूछताछ से काम नहीं चलेगा। उन दोनों को उठाकर उस नए पुलिस स्टेशन में लाया गया और अब पुलिसिया तरीके से उनसे पूछताछ की गई। जब पुलिसिया तरीके से पूछताछ की गई तो उसके बाद उनका मुंह खुला और पुलिस उन्हें अपने साथ उसी बेंगलुरु के एक बाहर के इलाके में, सुनसान इलाके में ले गई और वहाँ एक जगह उन्होंने इशारा किया। उस जगह पर एक लाश पड़ी थी। लाश देखते ही पुलिस वाले भी पहचान गए और प्रमोद मेधा भी पहचान गए। वो लाश तुषार की थी, 21 साल के एक स्टूडेंट की। जो पुलिस अफसर अब तक खुश हो रहे थे कि नया पुलिस स्टेशन खुलने के बाद पहला ही सीरियस केस उन्होंने सुलझा लिया, वो भी उदास थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी किडनैपर मार देगा। अभी तो रैंसम के पैसे भी नहीं लिए, तो दुख भी हुआ, पकड़े गए। अब इसके बाद पूछताछ शुरू हुई। जब पूछताछ शुरू हुई तो उसके बाद फिर एक पूरी कहानी सामने आई, जिसके लिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों ने कैसे क्या कुछ किया है। तो ये कहानी उसी की है। कहानी दो लड़की की है। एक का नाम है शिवानी और शिवानी की एक दोस्त। ये दोनों बेंगलुरु में रहा करती थी। शिवानी एक बार में जॉब करती थी और उसी बार में जॉब करते हुए बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती। फिर उसका एक शौक भी था सोशल मीडिया। तो शिवानी की जो दोस्त थी वो नाम था प्रीति। ये दोनों अक्सर काम के अलावा मोबाइल पर बाकी चीज़ें, उस वक्त ऑर्कुट और ये सारी चीज़ों ऐप पर रहा करती थी। इसी बार में आने जाने के दौरान वारिस से उसकी मुलाकात हुई। अब ये जो वारिस है ये झारखंड का रहने वाला, ये भी एक वक्त में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था और इत्तेफाक से तब इंजीनियरिंग की तैयारी के दौरान में उसकी मुलाकात तुषार से हुई, क्योंकि वो पटना का था और दोनों ने कुछ वक्त तक एक साथ तैयारी भी की। लेकिन फिर तुषार ने एग्ज़ाम पास किया और उसकी जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया, वारिस को मिला नहीं। वो बेंगलुरु आ गया। बेंगलुरु में ही उसकी मुलाकात होती है शिवानी से। शिवानी और प्रीति ये दोनों बहनें। फिर शिवानी से उसकी दोस्ती हो जाती है, वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। कभी कभार तुषार से बेंगलुरु में वारिस की मुलाकात हो जाती थी। फिर इसी के बाद वारिस के ज़रिए शिवानी को तुषार के बारे में पता चला। अब उसने सोशल मीडिया पे तुषार को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उसको ऑर्कुट पे मिल गया। फिर उसने उससे चैट करनी शुरू की। इधर तुषार भी जब फ्री होता, कॉलेज की छुट्टी होती, एक यंग लड़का, नौजवान, तो कभी डिस्क जाता, कभी बार पब जाता। तो ऐसे ही एक रोज़ एक मॉल के एक पब में वो पहुंच गया और वहाँ इत्तेफाक से उसे शिवानी मिल गई। जब शिवानी मिली तो दोनों में दोस्ती हुई, हाय वाय बातचीत हुई। फिर उसके बाद में पता चला कि ये वही है जो सोशल मीडिया के थ्रू उसकी बातचीत भी होती है। अब पहली बार उसने उसको पब में देखा और ये एक इत्तेफाक था। ऑर्कुट पे तो सारी चीज़ें एक अलग साजिश चल रही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जिसके साथ वो दोस्ती कर रहा है वो एक बार में काम करती है। तो खैर वहाँ मिले तो उसके बाद ये हुआ कि हम लोग कभी मिलते हैं। तो तय हुआ कि हाँ मिलते हैं। तो ये दोनों पहली बार 12 जनवरी को एक मॉल में मिलते हैं। KFC आउटलेट में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं। उसके बाद जब निकलने लगते हैं तो फिर ये होता है कि 13 जनवरी को फिर मिलेंगे। लेकिन तुषार कहता है कि 13 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम है, तो 14 जनवरी को मिलते हैं। वो तैयार हो जाती है। 14 जनवरी की शाम तुषार उसी मॉल में पहुंचता है।
वहाँ देखता है कि शिवानी एक और लड़की के साथ है, वो इंट्रोड्यूस कराती है, मेरी सिस्टर है प्रीति। अब दोनों बैठते हैं। तुषार भी अकेले नहीं गया था, वो अपने दोस्त आयुष्मान लाल को लेकर गया था। अब वहाँ दोनों कुछ देर तक बातचीत होती है, फिर अचानक शिवानी खड़ी होती है और कहती है तुषार से कि ये काम करते हैं, मेरा एक दोस्त है, उसके घर पर चलकर पार्टी करते हैं, लेकिन उस दोस्त का कमरा बहुत छोटा है तो तुम्हारा फ्रेंड नहीं जा पाएगा, मतलब ज़्यादा वो हो जाएगा कंजस्टेड। अब तुषार खुश था कि एक दोस्ती हुई एक सामने और वो ऑफ़र कर रही है। उसने कहा ठीक है। वो आयुष्मान को कोने में ले गया और उसने कहा कि तुम घर चलो, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा, मैं ज़रा शिवानी के साथ जा रहा हूँ। ये उसकी लास्ट मुलाकात थी। आयुष्मान ने आखिरी बार तुषार को 14 जनवरी की शाम को जिंदा देखा था। अब शिवानी, प्रीति और तुषार तीनों एक ऑटो में बैठकर उसी बेंगलुरु के एक इलाके में पहुंचते हैं। ये था अतुर लेआउट मेन रोड के पास। वहाँ एक घर था, उसमें उसका एक दोस्त था। और वहाँ जाने के बाद अब ये लोग ड्रिंक करते हैं। जब ड्रिंक कर रहे होते हैं तभी इत्तेफाक से वहाँ वारिस पहुँच जाता है। अब वारिस को देखकर तुषार चौंक जाता है, क्योंकि वारिस उसका कभी रूममेट था जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। और अचानक यहाँ फिर जब बातचीत होती है तो उसे ये पता चलता है कि शिवानी का बॉयफ्रेंड तो वारिस है। ये उसके लिए और शॉकिंग। अब थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है तुषार को, और वो फिर ग्लास अपना ख़त्म करने के बाद कहता है मुझे जाना है, कल कॉलेज भी है। लेकिन वारिस उससे बैठा लेता है और ज़बरदस्ती 1-2 पैक पिलाता है और फिर उससे कहता है कि एक गेम खेलते हैं, थोड़ा सी एक्टिंग करते हैं अलग अलग। 1-2 लोगों ने कुछ एक्टिंग दिखाई। उसने कहा अब तुम्हारी बारी है, तुम एक काम करो, अपने फादर को फ़ोन मिलाओ मोबाइल से और ऐसे ही कहो कि एक सीन क्रिएट करो कि तुम यहाँ बेंगलुरु में एक जगह है और वहाँ तुम किडनैप हो गए हो और हमें 50 लाख रुपए चाहिए, आप भेज दीजिए। तो ऐसे डायलॉग मारो। नशे में था, लेकिन तुषार को लगा कि ये कुछ गड़बड़ है। उसने मना कर दिया। उसने 2-3 बार कहा गेम खेलो गेम खेलो। उसने जब मना किया तो वारिस को गुस्सा आया। उसने शराब की बोतल उसके सर पे दे मारी। दोनों लड़कियां वहाँ मौजूद थी और उसका एक और साथी। इसके बाद जब वो उसका विरोध करने लगा, चीखने चिल्लाने लगा, तो फिर उन सब ने मिलकर उसका गला घोट दिया। ये सब करने के बाद फिर उन्होंने उसकी लाश को एक बोरी में डाली और 2 व्हीलर पर बैठकर पीछे उसका जो साथी था, रोहित उसका नाम, बोरी में पीछे रोहित बैठा, बीच में लाश रखी, वारिस बाइक चला रहा है और ले जाकर बेंगलुरु के बाहर एक सन्नाटे में उन्होंने उसकी लाश को फेंक दिया। लाश को फेंकने के बाद ये घर लौटते हैं। शिवानी और प्रीति घर में ही है। अब चारों कहते हैं कि ये क्या हो गया। वारिस कहता है यार हमारा प्लान डूब गया, वरना हम इसको किडनैप करके कहीं इसके फादर से बहुत सारे पैसे ले सकते थे, हमारी मजबूरियां भी दूर हो जाती। शिवानी, प्रीति भी कहती हाँ इतने पैसे आ जाते, तो अब क्या, अब तो उसको हमने मार डाला। तो वारिस कहता नहीं, कहानी ख़त्म नहीं हुई है। हम लोगों ने तुषार को मार दिया, ये सिर्फ हम जानते हैं, उसके घर वाले नहीं। उसने कहा उसी के फ़ोन से उसके घर वाले को फ़ोन करते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी 1 दिन उसको गायब रहने दो, घर वाले परेशान होंगे। इसके बाद उन्होंने 15 पूरे जनवरी का इंतज़ार किया। 16 जनवरी के दिन में फिर वारिस ने फ़ोन किया तुषार के फादर को और कहा कि 10 लाख रुपए आपके बेटे की रिहाई के लिए चाहिए, उसको किडनैप कर लिया। और फिर उसके फादर बेंगलुरु पहुंचते हैं। तो जब रोहित और वारिस अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, उनकी निशानदेही पर लाश बरामद हो जाती है, तब इस कहानी में दोनों लड़कियों का नाम सामने आता है। पुलिस की एक टीम जाती है। तब तक उन्हें पता चल चुका था कि रोहित और वारिस गिरफ्तार हो चुका है। वो बेंगलुरु छोड़कर मुंबई भाग गई थी, लेकिन फिर वारिस के ज़रिए उन दोनों का पता निकाला गया और मुंबई से उन दोनों को गिरफ्तार कर बेंगलुरु लाया गया। और तब पता चला कि असल में वारिस और रोहित के दिमाग में भी ये क्राइम पहले इसलिए आया था क्योंकि शिवानी और प्रीति सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे लड़कों को ऐसे प्रोफाइल देखती थी जिनके पास पैसे और अच्छे घरों से आए हैं, और उनको इस तरीके से या तो ब्लैकमेल करो या फिर उनको किडनैप करने का बहाना करके उनके घर वालों से पैसे ऐंठ लो। तो ये आइडिया जो है
ये असल में शिवानी और प्रीति दोनों बहनों का था। पुलिस भी ये सुनकर दंग रह गई थी। बाद में इस पूरे मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। पूरे केस के दौरान तुषार के पिता लगातार डटे रहे अपने बेटे के कातिल को सजा दिलाने के लिए। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया, क्योंकि तब बेंगलुरु में यह खबर भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था। 31 अक्टूबर 2014 को यह मामला जब कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया, तब अदालत ने चारों को, जिसमें वारिस, रोहित, शिवानी और प्रीति, बाकायदा जज ने अपने कोर्ट में कहा था कि इन सब की उम्र 25 साल से कम है, और उस वक्त 25 साल से कम थी। और ये सभी, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ नए नए नौकरी में शामिल होने जा रहे हैं, इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस तो है नहीं। लेकिन चूंकि ये सब 25 साल से कम उम्र के हैं और इनका पिछला रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए सिर्फ इस बिना पर इनको माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने एक घर का चिराग बुझाया और बड़ी सोची समझी साजिश के तहत। इसलिए कम से कम इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट, ताउम्र जेल में तो रहना पड़ेगा। इस फैसले के खिलाफ चारों कर्नाटका हाईकोर्ट पहुंचे। कमाल देखिए, 2014 का मामला था जब ये हुआ, उसके बाद 9 साल लग गए। कर्नाटका हाईकोर्ट जनवरी 2023 में ने अपना फैसला सुनाया, और उनका फैसला यही था कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है वही सही है, क्योंकि सिर्फ उम्र के आधार पर इनकी गुनाहों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इन्होंने जो जुर्म किया है वो एक हार्डकोर क्रिमिनल की सोच की तरफ इशारा देता है। तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ना इनके साथ रहम किया जाना चाहिए। उसके बाद इन सभी को जेल तो तब से ही, आज भी सभी जेल में। अब इस फैसले को भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, चूँकि हाईकोर्ट का फैसला 2023 जनवरी में आया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अभी तक 2 अदालतों से इन चारों को उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है। तो ये थी आज की कहानी।